हेलो एवरीवन, आज हम आपको एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के क्लास 11 के इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के लेसन 6 ग्रामीण विकास के प्रश्नोत्तर बताने जा रहे हैं। इससे पहले के लेसन के वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं लेसन 6 के प्रश्नोत्तर की तरफ। लेसन का नाम है ग्रामीण विकास। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य प्रश्नों को स्पष्ट करिए। आंसर है, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। ये मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं। ग्रामीण विकास से जुड़े मुख्य प्रश्न निम्नलिखित हैं। मानव पूंजी निर्माण, शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और तकनीकी कौशल लोगों को अधिक कुशल और काम में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। उत्पादक संसाधनों का विकास, ग्रामीण लोग मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं, जो आमतौर पे कम उत्पादकता, आधारिक संरचनाओं की कमी और छुपी हुई बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। इसलिए उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से वैकल्पिक व्यवसाय के विकास का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है भूमि सुधार। तकनीकी सुधारों के साथ भूमि सुधारों से किसान आधुनिक तकनीकों और विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि उत्पादकता और कृषि उत्पादन की कुल मात्रा में वृद्धि करते हैं। भूमि सुधारों से जमीन का कुशल और अनुकूलतम उपयोग हो सकता है, जो बड़े पैमाने पे उत्पादन को सक्षम करता है। आधारिक संरचनाओं का विकास, आधारिक संरचना जैसे बिजली, सिंचाई, बैंक, ऋण, परिवहन, बाजारों के विकास आदि सभी प्रकार के विकास के प्राथमिक स्तर हैं। निर्धनता निवारण, निर्धनता निवारण और समाज के कमज़ोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय, जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास में साख के महत्व पे चर्चा करें। आंसर है, ग्रामीण विकास में साख का बहुत महत्व है। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। खेतों में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। इसी कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर्ज का ही आसरा रहता है। प्रश्न 3 है, गरीबों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने में अति लघु साख व्यवस्था की भूमिका की व्याख्या करें। आंसर है, स्वयं सहायता समूह, एसएचजी और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम गरीबों को प्रदान की जाने वाली साख और वित्तीय सेवाओं को अति लघु साख कार्यक्रम कहा जाता है। ग्रामीण परिवारों में बचत की आदतों को पैदा करके उनकी साख आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के जरूरतमंद सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई किसानों की व्यक्तिगत बचत को एकत्रित किया जाता है। इस समूह के सदस्यों को बैंकों से जोड़ा गया है। दूसरे शब्दों में, स्वयं सहायता समूह एसएचजी एक समूह के भाग के रूप में आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति को सशक्त बनाती है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किए गए वित्त पोषण से ऋणदाताओं तथा ऋण लेने वालों के बीच लेन देन लागत कम हो जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने विशेष रियायती दरों पर साख उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में 7 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इन समूहों द्वारा चलाए गए कार्यक्रम छोटे और सीमांत ऋणदाताओं के बीच अपनी अनौपचारिक साख व्यवस्था के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे न्यूनतम कानूनी औपचारिकताएं हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या करिए। यह है प्रश्न 4। आंसर है, ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। बाजार का नियमन, व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का निर्माण करना था।
विपणन समिति द्वारा उत्पाद के क्रय और विक्रय की जांच की जाती है, जिसमें किसान, मध्यस्थ और व्यापारियों का समावेश होता है। ये मानक भार को लागू करने, शुल्कों का निर्धारण, विवादों को निपटारे में मदद करता है। इससे कृषक और उपभोक्ता दोनों ही वर्ग लाभान्वित हुए हैं। भौतिक आधारित संरचनाओं का प्रावधान। सरकार ने सड़कों, रेल मार्गों, भंडार गृहों, गोदामों, शीत गृहों और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारित संरचनाओं का प्रावधान किया है, जो परिवहन तथा भंडारण सुविधाओं में मदद करते हैं। सहकारी विपणन। इसके द्वारा किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य सुलभ कराना है। सदस्य किसान सहकारी समिति को अपने अधिशेष भेजते हैं, जो व्यक्तिगत सौदेबाजी के स्थान पर सामूहिक सौदेबाजी का विकल्प बनाते हैं। नीतिगत साधन। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना। भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार की रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे उपायों द्वारा किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना और गरीबों की सहायकी युक्त कम कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध कराना रहा है। प्रश्न 5 है, आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण क्यों आवश्यक है? आंसर है, कृषि विविधीकरण का अर्थ फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन तथा श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों जैसे पशुपालन, मुर्गी, मत्स्य पालन आदि तथा गैर कृषि क्षेत्र में लगाना है। यह आवश्यक है क्योंकि देश में अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा रहता है, किंतु रबी की फसल के मौसम में तो जहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं, उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार दुर्लभ हो जाता है। अतः अन्य प्रकार की उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों में प्रसार के माध्यम से ही हम ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय कमाकर गरीबी तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बना पाएंगे। संबद्ध गतिविधियों, गैर कृषि रोजगार तथा नए वैकल्पिक आजीविका स्रोतों के विकास के लिए कृषि विविधीकरण की आवश्यकता है। बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है, जिसके लिए कृषि का विविधीकरण किया जाना चाहिए। गैर कृषि अर्थतंत्र में कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अंतर संबंध होते हैं और उनमें स्वस्थ समृद्धि की संभावनाएं रहती हैं। प्रश्न 6 है, भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आंसर है, भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण साख के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संस्थागत ऋण ने किसानों को महाजनों के जाल से मुक्त कर दिया है। वहीं दूसरी ओर संस्थागत ऋण की अनेक खामियां हैं। ग्रामीण और संस्थागत ऋण हमेशा सुरक्षा या ऋणाधार से जुड़ा हुआ होता है। नतीजतन कई किसान इस साख का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक किसानों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने में असफल रहे हैं। सरकार द्वारा कर जमा करने की उदारता ग्रामीण बैंकिंग के मार्ग में एक और बाधा थी। इसने किसानों में कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने की भावना को जन्म दिया। इससे कृषि ऋण का भुगतान न करने वालों की दर में वृद्धि हुई और ग्रामीण बैंकों में वित्तीय असुरक्षा पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 7, कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर है, कृषि विपणन एक ऐसा तंत्र है जिसमें सामानों को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने का माध्यम बाजार व्यवस्था है। कृषि विपणन वो प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। प्रश्न 8 है, कृषि विपणन प्रक्रिया की कुछ बाधाएं बताइए। आंसर है, कृषि विपणन प्रक्रिया की कुछ बाधाएं निम्नलिखित हैं। उत्पादन बेचते समय किसानों को तौल में हेराफेरी तथा खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता है। प्रायः किसानों को बाजार में प्रचलित भावों का ज्ञान न होने पर कम कीमत पर माल बेचना पड़ता है। किसानों के पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधाएं नहीं होती, अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं रख पाते। कभी कभी किसान कृषि साख का लाभ नहीं उठा सकते, फलस्वरूप वे महाजनों द्वारा शोषण का शिकार होते हैं। प्रश्न 9 है, कृषि विपणन की कुछ उपलब्ध वैकल्पिक माध्यमों की उदाहरण सहित चर्चा करें। आंसर है, कृषि विपणन की कुछ उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक माध्यम हैं जिनके अंतर्गत किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सकते हैं, जिससे अधिक आय प्राप्त होती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे में
सार मंडी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रायथू बाज नामक फल सब्जी मंडियां तथा तमिलनाडु की उझाऊर मंडी के कृषक बाजार इस प्रकार से विकसित हो रहे हैं। वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम के कुछ उदाहरण हैं। ये सब कुछ वैकल्पिक विपणन संरचनाओं के उदाहरण हैं। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियां भी अब किसानों के साथ कृषि उत्पाद की खेती के लिए उत्पादकों से अनुबंध कर रही हैं। ये किसानों को उचित बीज तथा अन्य आगत तो कराती ही हैं, उन्हें पूर्व निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती हैं। ऐसी व्यवस्था छोटे तथा सीमांत किसानों के कीमत विषयक आशंकाओं और जोखिमों का निवारण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम क्रांति तथा हरित क्रांति में अंतर स्पष्ट करें। आंसर है स्वर्णिम क्रांति फलों तथा सब्जियों, कंद फसलों, फूलों आदि जैसे बागवानी फसलों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि को स्वर्णिम क्रांति के रूप में जाना जाता है। इससे फल, सब्जियां, फूल, सुगंधित पौधों, मसालों आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत आम, केला, नारियल और मसालों के उत्पादन में विश्व प्रतिनिधित्व बन गया है। हरित क्रांति चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि के लिए संयुक्त रूप से HYV बीजों का और उर्वरकों के विकसित सिंचाई सुविधाओं का उपयोग, खाद्यान्न के उत्पादन में ये बढ़ोतरी हरित क्रांति के रूप में जानी जाती है। इससे खाद्यान्न खासकर चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। तो इस तरह से इस लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। और ये ना ही सिर्फ यूपी बोर्ड में ही नहीं, अन्य बोर्डों में भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।